चुनाव प्रत्याशाओं का होता है, चुनाव प्रत्याशियों का होता है। जब हम पाटलिपुत्र की धरती पर आए तो कई चुनावी पंडितों के समीकरण हवा में तैर रहे थे, लेकिन ज़मीन पर था भी लेनी थी कि ये जो कमरों में बैठकर गुणा गणित के सहारे समीकरण बताए जा रहे हैं, ये कितने दुरुस्त हैं। एक और शब्द ज़हन में आया इन सब पर विचार करते हुए, घात, प्रतिघात और भीतरघात। हमने कई ऐसी सीटें कवर की जहां पर एनडीए के कैंडिडेट अपनी कथित पूर्व सहयोगी पार्टी के चलते भीतरघात का सामना कर रहे हैं। दिनारा का जिक्र हुआ, अमरपुर का जिक्र हुआ, ऐसी कई सीटें। इस वक्त मैं बेगूसराय ज़िले में हूँ। ये बेगूसराय ज़िले की बछवाड़ा विधानसभा है। महागठबंधन की तरफ से ये सीट सीपीआई को दी गई है। अवधेश राय जी कैंडिडेट हैं, 3 बार के विधायक। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो सिटिंग विधायक थे जिनका देहांत हो गया, बुजुर्ग नेता कांग्रेस के रामदेव राय, उनके बेटे गरीबदास भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर महागठबंधन का बागी मैदान में है। तो इस समीकरण के बारे में जानेंगे और जो ये पहली दफ़ा का मेल है लेफ्ट पार्टियों का और कांग्रेस का बिहार में, उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे। और वो यक्ष प्रश्न कि क्यों बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राड कहा जाता था। सर, पहला सवाल तो यही है कि पार्टी से आपके गठजोड़ हो गया है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के बागी मैदान में है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 2010 में बेगूसराय जिला का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र था जहां हम जीते थे जी। और जो हमारे अभी बागी जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो खुद रामदेव बाबू चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वो नहीं हमसे हारे, एक निर्दलीय उम्मीदवार हारा और वो चौथे नंबर पर गए। जमानत उनकी जब्त हो गई थी, इसलिए कांग्रेस के टिकट लेकर के उन्होंने हमारा जमानत जब्त करवा के 2010 में ही हार चुके हैं। 2015 के चुनाव में इसलिए वो जीते कि उसमें सत्ता पक्ष से नीतीश जी और विपक्ष से लालू जी का उनका समर्थन था। माने सत्ता और विपक्ष पंडा में एक हो गया। इसलिए पंडा के चुनाव गणित को कोई आंकना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। 10 से आंका जाए तो खुद रामदेव बाबू भी अपनी विश्वसनीयता गंवा चुके थे। एक महागठबंधन की हवा में पंडा में आ गए। और इस बार अगर वो उनके बेटा सुपुत्र जो अभी चुनाव राजनीति में आए हैं, मात्र 2 महीना 3 महीना मरने के बीच में वो काम में हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जनरल उनके खिलाफ हैं। अब कुछ व्यक्तिगत जो लोग लगाव रखने वाले हैं तो उनके समर्थक हो सकते हैं। अगर उनका समर्थन भी मिल जाए, जब खुद रामदेव बाबू की जमानत जब्त हो गई थी, तो इनका तो जमानत क्या, इनका तो पूरी तरह से जनाजा निकल जाएगा। इसलिए कोई बगावत नहीं है। रामदेव राय का कोई आधार नहीं था यहाँ पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में मात्र वो जमानत नहीं बचा सके, तो आधार तो आप अंदाजा कर सकते हैं। और 5 साल जो 15 से लेकर के 20 तक वो रहे विधायक, इस कार्यकाल में विकास का एक भी काम अगर कहीं दिखाई पड़ जाता हो तो हम लोग कह सकते हैं। तो पहले ही उनका 10 में जमानत जब्त हुआ था और 15 से 20 के बीच में ही कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए जनता के बीच कोई पैठ नहीं थी। तब एक लोग जो गांव घर में कहता है मरने के बाद सहानुभूति सहानुभूति, तो सहानुभूति तो उन्हीं लोगों के पास न होगी जो उनसे प्रभावित होंगे। उनसे प्रभावित ही मुश्किल से 8-10 हज़ार आदमी होंगे। उस 8-10 हज़ार आदमी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। वो कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ चुनाव जंग में हैं बहुत सारे। कांग्रेस पार्टी यह तो माननी पड़ेगी कि राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसके नेता इधर उधर भरे चले जाएं, लेकिन उसका कुछ न कुछ पॉकेट रहता है। वो कार्यकर्ता सारे के सारे हैं, कुछ नेता हमारे सारे हैं। इसलिए 2-4 हज़ार वोट इधर उधर जाएगा, जैसे निर्दलीय में जाता है। एक हवा बनाने का प्रयास खास करके एनडीए की ओर से हो रहा है, ताकि जो उनका एनडीए का जनाजा निकलने वाला है, तो वो समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश जी का, गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश जी का कितना वोट हम सृजन करवा सकते हैं। इसलिए थोड़ा हवा दे रहे हैं। कोई महत्व नहीं उनका है, और कोई हम उनको अपने टक्कर और कहीं से भी संघर्ष में गिनती भी नहीं करते हैं। 1995 में सीपीआई जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है।
लेकिन उसके बाद से अलगाव हो जाता है। क्यों अलग हो गए आप लोग? आगे के चुनाव साथ क्यों नहीं लड़े? देखिए 1995 में हम लोग लड़े थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी पार्टी जन्म काल से लड़ती रही है। सामाजिक उत्पीड़न और दबे कुचले लोगों को मान और सम्मान का। जब 90 में लालू जी की सरकार बनी और उन्होंने ये घोषणा किया था कि सामाजिक न्याय को हम लागू करेंगे, तो मान सम्मान तो एक हद तक उन्होंने दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिक सवाल को उठाया था कि भूमि सुधार की आवश्यकता है, मिनिमम वेजेज की आवश्यकता है, जिस काम को करने में उस समय आरजेडी थोड़ी सी ढिलाई दिखाया और इसीलिए थोड़ा सा तफरका हुआ, उसी में गठबंधन टूट गया। मेजर पॉइंट यही है। राय साहब, ये बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब है कि अच्छा चलिए, आपने भूमि सुधार का जिक्र किया। आज की तारीख में आरजेडी का क्या स्टैंड है भूमि सुधार पर? आज उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि बिहार के पिछड़ेपन को अगर दूर करना है तो कृषि आधारित उद्योग को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा। मेरा सवाल भूमि सुधार पर था। भूमि सुधार में भी जब तक भूमि सुधार का मीन्स सिर्फ भू बंटवारा नहीं है, भूस्वामियों तक ही सीमित नहीं है। आज मध्यम श्रेणी के किसान का भी खेती का उत्पादन का मार्केटिंग क्या होगा, ये प्रश्न है। भूमि सुधार में कई विषय आ रहे हैं। एक आ रहे हैं लैंडलॉर्ड की जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सवाल आ रहा है कि जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं जिनके उत्पादन का मार्केट नहीं मिलता है, उस मार्केटिंग की व्यवस्था करना सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए हम लोगों ने उस समय भी कहा था, आज भी हम लोगों की समझ है कि कृषि क्षेत्र में विकास तभी संभव है जब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड की ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, साथ साथ मध्यम श्रेणी के किसानों के उत्पादन की सामग्री का बिक्री, मार्केटिंग और उसका औद्योगिकरण जब तक नहीं होगा। और आज महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा किया है कि हम इसको लागू करेंगे। ये आप लोगों की, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उससे इन सब मसलों पर सहमति कब बनी? देखिए, सहमति असल होता है कुछ ठोकर खाने के बाद तो सहमति बनती है। हम लोगों को भी ठोकर लगा और उनको भी लगा। जब देश के अंदर मुद्दा विहीन राजनीति चल गई, जब धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर एक लोगों की भावनाओं को उभार करके, कुछ उनके सेंटिमेंटल सवालों को लेकर के देश की राजनीति लोग चलाना शुरू किए। ये पिछले 1 साल में हुआ क्या सर? 1 साल में नहीं, ये खास करके आपको 2014 के बाद इसका रूप बहुत विकृत हुआ। तो 19 में साथ क्यों नहीं लड़े फिर? 19 में हम लोग चाहे, हम लोग का प्रयास था, आरजेडी का नहीं था। आरजेडी और दूसरे लोगों की यह समझदारी थी कि किसी तरह से हम लोग फिर आ जाएंगे, नहीं हो सके, ये हम मानते हैं। 19 में उसकी दुर्गति लेफ्ट को भी भुगतना पड़ा और उनको भी भुगतना पड़ा। आज की तारीख में ये सभी जो महागठबंधन के घटक हैं ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान में अगर संविधान की रक्षा करना है, हिंदुस्तान में अगर विकास की ओर बढ़ना है, तो ये धर्म और उन्माद की राजनीति करने वाले को किसी न किसी रूप से हटाना पड़ेगा। लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि ये सुविधा और सत्ता की अंकगणित को दुरुस्त करने की राजनीति है। मुकेश सहनी आप लोगों के साथ खड़े थे, सीटों का बंटवारा दुरुस्त नहीं हुआ तो पाला बदल कर उधर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ खड़े थे, सीटें नहीं मिली तो उधर चले गए। कांग्रेस के लोग भी, एक कांग्रेस का धड़ा था जो कह रहा था कि मीरा कुमार को सीएम प्रोजेक्ट करें, अकेले चुनाव लड़ें। तो आखिरी में तो वो ये कहा गया कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी जो साथ आना पड़ा और बाद में उसको सिद्धांतों का मुलम्मा चढ़ा दिया गया, ऐसा आपकी पार्टी के और इस गठबंधन के आलोचक कहते हैं। देखिए, एक बात आप पत्रकार हैं और बूझते होंगे, जो रीजनल पार्टी और छोटी पार्टियां हैं उसके कोई वैचारिक सैद्धांतिक कोई भी आधार नहीं है। आप जिस कुशवाहा जी की बात करते हैं वो एनडीए से आए और उनको चूंकि वहाँ जगह नहीं मिला तो यहाँ आए और यहाँ जगह नहीं मिला तो वहाँ गए। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल था कि चुनाव जीत के वो इधर जाते कि उधर जाते, कुर्सी का उठा पटक होता। वही हाल आपको मुकेश सहनी जी का, जो बेस कोई पॉलिटिकल नहीं हो,
3 बातों को आप बहुत गौर से देखिए। कांग्रेस की हम जितनी आलोचना करें, लेकिन वो सांप्रदायिकता के सवाल पर, संवैधानिक मूल्यों के सवाल पर, देश की अखंडता के सवाल पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया है। उसके नेता भटकते रहे हैं, कभी इधर से भटक के भाजपा की तरफ गए हैं, कभी भाजपा पार्टी नहीं भटकी। भागलपुर के दंगों में क्या हुआ था? भागलपुर के दंगे में उनके लोकल भटकाव जो भी हो, लेकिन पार्टी उसमें भी अपना स्टैंड रखी हुई। और 84 में 84 वो इंदिरा गांधी वाला आप कह रहे हैं, 84 के दंगे में भी नीचे स्तर पर जो भी भटका हुआ हो, लेकिन पार्टियां विचार से नहीं भटकी थी। आप बहुत गौर से उसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पार्टियां नहीं भटकी थी। ऐसे तो फिर सारे ही प्रकरणों में आला कमान को बरी किया जा सकता है कि फुट सोल्जर्स भटक गए थे। देखिए, बरी नहीं किया जा सकता है। मेरा राय साहब ये कहना है, मेरा सबमिशन ये है कि इस देश की जो भी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेफ्ट हो, कभी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, कभी ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर, ये पार्टियां जहां जहां सत्ता में रही हैं, वेस्ट बंगाल में आप लोग रहे, सिंगूर नंदीग्राम है ना, उसके बाद भाजपा, गुजरात का बार बार जिक्र होता है, दूसरे राज्यों का जिक्र होता है, सपा उनका भी जिक्र होता है, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, कई ऐसी लंबी फेहरिस्त, और कांग्रेस का भी जिक्र होता है। तो किस आधार पर कहा जाता है कि नहीं साहब हमारा दामन पाक साफ है? देखिए, आधार साफ है, इसको समझिए। वैचारिक तौर पर होना एक बात, सेंटिमेंटल होना दूसरी बात। कुछ घटनाएं सेंटिमेंटल होती हैं, जैसे कहीं कोई ऐसी बातें हो गई, अचानक किसी गांव में चोर आ गया और इसने किसी घर में चोरी किया, हंगामा हुआ, भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसको भीड़ किसी न किसी रूप में घटना कर देता है, वो डेथ कर गया। लिंचिंग की व्यवस्था में आप उसको गिन सकते हैं, लेकिन वो लिंचिंग नहीं है, वो एक सेंटिमेंटल घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस घटना में सेंटिमेंटल घटनाएं हो जाना एक पॉइंट है, और एक है कि प्रायोजित योजना बना करके घटना करना। आप देखेंगे तो भाजपा और आरएसएस का प्रायोजित योजनाएं होती है सांप्रदायिकता को उभारने की, और दूसरी जो ये सेकुलर पार्टी है वो प्रायोजित नहीं करता है। कुछ घटनाएं अगर उनके किसी कारण से, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण से कहिए, या कुछ घटना के घटने के बाद उसको रोकने में उनकी विफलता आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्रायोजित नहीं होता है। आरएसएस भाजपा प्रायोजित है। बेगूसराय जिले में कामदेव सिंह का एक्टिव होना प्रायोजित था या किसी घटना का रिएक्शन भर था? कामदेव सिंह जो किया बेगूसराय में, वो प्रायोजित नहीं, वो तो अपराध शुरू किया था। किसके लिए किया था? और वो भी बता देते हैं, वो गांजा का बहुत बड़ा व्यापारी था, और गांजा का व्यापार करते करते जब उसकी बखत बहुत बढ़ गई तो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। क्योंकि बेगूसराय जिला में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत थी, इसलिए स्वाभाविक बात है कि अपराध की राजनीति को कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जो गांजा का स्मगलिंग में तरह तरह के जीव जंतु को इकट्ठा कर लिए, उस जीव जंतु के खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में कन्फ्रंटेशन हुआ। इसलिए हमारी भी व्यवस्था थी कि बेगूसराय के अमन चैन को कायम रखने के लिए लड़ना था, और उनकी व्यवस्था थी कि अगर वो गांजा का स्मगलिंग करते तो अपराधियों का सहयोग लेना था। इसलिए वो उनको अपराधियों के तरफ ले गया गांजा का स्मगलिंग कारण, और हमको ले गया अपराध के खिलाफ लड़ने के कारण, और इसलिए बेगूसराय में लेफ्ट और कामदेव सिंह के बीच में टकराव हुआ। और वो किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? देखिए, वो कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए जिस किसी को भी सपोर्ट करें, कभी संगठन कांग्रेस, कभी कांग्रेस के भी खिलाफ कोई दूसरा भी चलाया, कम्युनिस्ट पार्टी डिफीट करे। और बेगूसराय की राजनीति का आप इसको समझिए कि हम लोग कभी कभी चिंतित भी हो जाते हैं, कभी कहते भी हैं। इधर हाल के दिनों में बदलाव आया है, एक लंबा अरसा था कि लेफ्ट को डिफीट देने के लिए बहुत तरह की ताकतें एक हो जाती थी। उसमें राजनीतिक दीवारें भी कुछ जगह टूट जाती थी, जनता का, पार्टियां का टूटे कि न टूटे। इसलिए वो कामदेव सिंह भी उसी धारा में थे कि कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि टकराव थी कम्युनिस्ट पार्टी से, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को डिफीट देना है। असहज नहीं महसूस करते हैं आप लोग इस तरह की नई पॉलिटिकल गोलबंदियों के तहत कि
5 साल 10 साल 15 साल विरोध किया, बूथ पर लड़े, सब किया, और अब झंडा एक साथ बांध लिया, या तेजस्वी यादव नेता अस्तित्व हो? बचाने का लड़ाई है। अच्छा। अगर हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा होनी है, हिंदुस्तान को बचना है, हिंदुस्तान की साझी संस्कृति को बचना है, तो सारे चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि ये डिफरेंस खत्म नहीं है। कांग्रेस के विचारधारा, राजद के विचारधारा और सीपीआई की विचारधारा, लेफ्ट का विचारधारा में डिफरेंस है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन अभी मूल पॉइंटेड है हमारे सामने, देश बचेगा, संविधान बचेगा, और संविधान की रक्षा करके अगर देश की एकता को हम बचा लिया, सद्भावना का माहौल कायम कर लिया, तभी हम कोई विकास की बात कर सकते हैं। मूल सवाल आ गया है सीधा सीधी। आज देख लीजिए, कोई संवैधानिक संस्था आज़ाद रह गई है क्या? चुनाव आयोग से लेकर के न्यायपालिका तक चले जाइए, सीबीआई तक चले जाइए, जितने भी शीर्ष ने, यहाँ तक कि अब सेना में सांप्रदायिकता की जहर घोली जा रही है। इसलिए पूरा देश अगर सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाएगा तो देश कहाँ बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो हमारा विकास का सवाल कहाँ से उठेगा। इसलिए आज हमारे लिए एक बेसिक पॉइंट है देश को बचाना, संविधान की रक्षा करना, और उस दौर में विकास के मुद्दे को आगे ला करके खड़ा करना, ये हमारा है। और इसलिए हम लोगों ने मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि कम से कम विकास के मुद्दे जो अभी बिहार के अंदर जलता हुआ है उसको लीजिए और इस सवाल पर एक साथ आइए। हो सकता है कि हम जब बढ़ेंगे तो उसमें कुछ विकास के सवालों पर टकराव भी होगा, संघर्ष भी होगा, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन संविधान को बचा लें हम। एक चीज़ बताइए कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां, और ख़ासतौर पर ये जो टर्म है कम्युनिस्ट, तो सोशल मीडिया के दौर में इस टर्म के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें कही जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिस्ट देश विरोधी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कई तमगे बांटे जाते हैं। तो एक कम्युनिस्टों को लेकर भारत में इतना कन्फ्यूजन क्यों है, या उनकी छवि को लेकर आपके हिसाब से? देखिए, हम तो हैं पूर्णतः, अभी हम उस लड़ाई में जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम चाहते हैं बेसिक बदलाव, जो कमाने वाला है वही खाए। हकीकत तो ये नहीं है, और इस हकीकत को हम अभी तत्काल लागू भी नहीं कर सकते क्योंकि वो माहौल नहीं है। और उसके लिए बेसिक चीज़ है जन चेतना। इसको हमको मानने में कहीं दो मत नहीं कि हम जन चेतना पैदा करने में सफल नहीं हैं, और जब जन चेतना नहीं पैदा किए हैं तो हमारे बारे में कन्फ्यूजन होगा। आज तो क्या वजह रही? आज तो आप इतनी ईमानदारी से कह रहे हैं, क्या वजह रही? सीपीआई से सीपीएम बनी, फिर एमएल बनी, अभी आप सब लोग साथ लड़ रहे हैं। ये भी सच बात है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान की वस्तु स्थिति को समझ के कुछ निष्कर्षपूर्ण राजनीति निकाले, इसमें डिफरेंसेज पैदा होते रहे हैं। और उस डिफरेंस में हम मान के चलते हैं कि कुछ सुधारवादी, कुछ अति उग्रवादी विचारधाराएं भी आती रही हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी में टुकड़ा टुकड़ा में बंटने का भी सिलसिला हुआ है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी और वाम आंदोलन कमज़ोर पड़ा है। वाम आंदोलन का कमज़ोर पड़ना हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा भारी खतरा है, लेकिन कमज़ोर पड़ा है। इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। हमको सिर्फ मार्क्सवाद को इस नज़रिए से भारतीय परिवेश में देखे बगैर अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा को चिंतन करें, वो संभव नहीं है। और आज के राजनीति में तत्काल जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसको बहस का विषय भी नहीं बना रहे हैं। वो बहस का विषय बनेगा जब संविधान बच जाए, देश बच जाए, सामाजिक सद्भावना कायम रह जाए, तो फिर बनाएंगे, फिर वो सवाल चलेगा, वो वैचारिक संघर्ष चलेंगे। और कम्युनिस्ट एकता कैसे बने, ये जब तक नहीं होगा तब तक देश में कोई बदलाव, बेसिक बदलाव नहीं हो सकता है। हम मूलगामी बदलाव चाहते हैं, कमाने वाले के हाथ में सत्ता जाए, वो नहीं हो सकता है जब तक बेसिक रूप में नहीं बदलेगा। आपकी जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी गठबंधन है, वो बार बार एक नारा दे रहे हैं रैलियों से, 15 साल बनाम 15 साल, और कह रहे हैं कि लालू यादव का या राबड़ी देवी का जो राज था वो जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो इस इल्ज़ाम को, जैसे हम लोग बिहार में कई जगह घूमे तो कई आम वोटर्स ने, किसानों ने, सब ने लॉ एंड ऑर्डर के इस इल्ज़ाम की अपने अपने ढंग से तस्दीक की, हाँ भाई
माहौल ख़राब था, दिक्कत थी, ये था। फिर उसके बाद अलग अलग विचार आए, किसी ने कहा मौका देना चाहिए, किसी ने कहा नहीं देना चाहिए। तो आप लोगों के सामने भी ये सवाल आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो छवि रही है आरजेडी की? देखिए, आरजेडी की छवि जो रही उससे ये 15 साल की छवि क्या है लॉ एंड ऑर्डर का। शराब तो बंद करवा दिया गया, लेकिन गांव गांव तो शराब कौन पहुंचाया? इस 15 साल में शराब सेंट्रलाइज बिकते थे। नीतीश बाबू ने ही पंचायत स्तरीय शराब का लाइसेंस देने का अभियान शुरू किया, तो इसी 15 साल में न हुआ। और इसी 15 साल में वो शराब बंद करवा दिए घोषणा करके, कानून बना के। लेकिन आज वही शराब बिक रहा है, बंद नहीं हो रहा है। वो 10 गुना ज़्यादा कीमत में बिकता है और उनका जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, वो बिकवाता है। तो इसका कहिए सरकारी करप्शन, शराब की सरकारीकरण हो गया। उसका सरकारी शराब लाइसेंसी आप कहिए, जो भी नाम उसको दीजिए। इसलिए कहने के लोग कहते हैं अपराध घटा, जंगल राज उसको जितना वो प्रचारित किए। 15 साल का जंगल राज, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था वो सवाल सेकेंडरी पॉइंट है कि 15 साल की अवधि एक युग होती है। एक बच्चा जो जन्मता है वो जवान होता है, एक जवान बूढ़ा होता है और एक बूढ़ा मरता है। ये 15 साल की अवधि मामूली अवधि नहीं है। इस 15 साल में मुझे याद है 2011 में मैंने 2 सवाल किया था माननीय नीतीश बाबू से, जब 15-10 में हम जीत के गए थे। एक कहा था कि बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है, लाखों की संख्या में भाग रहे हैं। हमारे क्षेत्र से गाड़ियां भरती है, छत पर लोग चढ़ करके जाते हैं। इस पलायन को आप क्यों नहीं रोक पाते हैं जब मनरेगा योजना है? और बड़ा ही दावे के साथ ताल ठोक के कहे थे नीतीश बाबू कि हम पलायन घटाया है, हम पलायन घटाया है। ये कोरोना तो उनका पोल खोल दिया ना। कोरोना ने बता दिया कि पलायन घटा नहीं, पलायन बढ़ा। 50 लाख सरकारी आंकड़े से यहाँ पलायन करके जो मजदूर गए थे, जिसको प्रवासी उन्होंने कहा, घरवासी को प्रवासी कहा, वो प्रवासी मजदूर 50 लाख वापस आया। वो रोजगार उसको नहीं मिला। एक सुई का कारखाना 2000 में हमने ये सवाल किया था, उस समय का जवाब का आज जवाब मिल रहा है। 2000 में दूसरा सवाल हमने किया था, 2011 में दूसरा सवाल किया था कि नीतीश बाबू आप कहते हैं रोजगार देंगे, कहाँ से? उन्होंने 2011 में प्रवासी उद्यमी, बिहार का जो उद्यमी बाहर काम कर रहा था, उसको आमंत्रित किए थे और पटना के 5 स्टार होटल में 2 मीटिंग किया था और उनको आमंत्रित किए थे कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाइए। एगो सुई का कारखाना भी बनवा देते तो धन्यवाद देते उनको। कारखाना नहीं बना। एक चीनी मिल जो हमारा बंद हो गया है, जो ईख का करोड़ों एकड़ जमीन जिससे लाभ किसान लेते थे, वो चीनी मिल, बंद चीनी मिल को नहीं खुलवा सके। पेपर मिल नहीं खोला, इसलिए एक उद्योग नहीं खोले। और आप कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर, क्या है लॉ एंड ऑर्डर? क्यों नहीं आए प्रवासी उद्यमी? इसलिए कि उनको लॉ एंड ऑर्डर आप खाली कागज में भर के कहते रहिए, बताते रहिए। 15 साल में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया। 15 साल में भ्रष्टाचार नीचे तक गया। पंचायत पंचायत, टोला टोला, वार्ड वार्ड, अब तो घर घर भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं वो। आप एक इंदिरा आवास में भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया घूस देना पड़ता है। एक शौचालय में भी 2-3 हज़ार रुपया घूस देना। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? हम इस भ्रष्टाचार पर घोषणा पत्र में भी कहा और गठबंधन से कहवाया है, ऐसा नहीं कहवाया कि पहला जनप्रतिनिधियों से विमर्श करके क्या उसका तौर तरीका होगा, पंचायती राज व्यवस्था में से ले करके और प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे भ्रष्टाचार रुकेंगे, उसके लिए चरणबद्ध कुछ न कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। ये कह देने से मात्र नहीं होगा। हाँ, मेरी शंका यही है कि अगर सब पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़ लिए जाएं और ख़ास तौर पर उन पार्टियों के जो अपने घोषणा पत्रों को प्रकाशित करने के बाद सत्ता में आई
और फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किया उसके इश्तेहार पढ़ लिए जाएं, तब तो लगता है कि हमें इंद्रलोक में दाखिल हो जाना चाहिए था अब तक। एकदम एकदम। और इसीलिए जो जंगल राज वो कहने वाले हैं वो महाजंगल राज 15 साल में ला के खड़ा कर दिया। अच्छा, वो जंगल राज, ये महाजंगल राज। अच्छा। अब हम उसमें अगर बदलाव चाहते हैं तो अभी सिर्फ घोषणा पत्र निकालने से नहीं होगा। हम लोगों ने कहा पहली बात कि पहला मंत्रिमंडल में आप विचार कीजिए कि बिहार में 10 लाख पद सरकारी खाली हैं, नौजवान सड़क पर बौख रहा है। 4 लाख सिर्फ शिक्षक के पद खाली है सृजित पहले से। नया शिक्षक अगर लड़के की वृद्धि से गिनती करेंगे स्वीकृति तो वो संख्या बढ़ जाएगी। हम लोगों ने कहा कि पहली मंत्रिमंडल में यह तो विचार हो कि 10 लाख पद कैसे भरे जाएं, कम से कम 10 लाख नौजवान को तो काम मिलेगा। इसलिए उसको चरणबद्ध करना पड़ेगा। हम ये नहीं मानते हैं कि एक 6 महीना साल भर में कुछ हो जाएगा बुनियादी बदलाव, लेकिन हम लोग कृत संकल्प हैं। महागठबंधन से ये वादा करवाया है और इस वादा के आधार पर महागठबंधन के साथियों में विमर्श किया है। हम वामपंथ खास करके इस पर अड़ेंगे कि जो घोषणाएं हुई है उसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़े। और लागू नहीं हुआ तो? लागू नहीं होगा तो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अंदर बाहर सब जगह संघर्ष करेंगे। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी को लोग एक जिला और एक जात का पार्टी बोलते हैं। देखिए, ये कहने के लिए है ना, हमारी पार्टी एक जिला और एक जात की है। हमारी पार्टी पूरे बिहार के 36-37 जिला सब में पार्टियां हैं। क्यों बोलते हैं फिर लोग ऐसे? ऐसे इसलिए बोलते हैं कि यह सच्चाई है कि जो बीच की राजनीति गड़बड़ाई तो उसमें कुछ जगह हम संसदीय राजनीति में सफलता पाए, शेष जगह नहीं पाए। हमको वोट अगर आया भी तो 10,000, 20,000, 25,000 वोट आया, हम डिफीट कर गए। संसदीय राजनीति से जो गणना करते हैं उनको तो लगता है कि बेगूसराय में निकाल रहा है तो बेगूसराय, मधुबनी में कुछ निकाल रहा है तो मधुबनी, 1-2 जिला तक उसको सीमित करता है। सच्चाई संसदीय राजनीति नहीं है, सच्चाई है बेसिक संघर्ष जनता का कौन कर रहा है। और हम आज की तारीख में संपूर्ण बिहार के अंदर, जिले के अंदर हमारी पार्टियां हैं, हम जनसंघर्ष में हैं और जो हमारे विधायक बनते हैं उसी जनसंघर्ष को प्रतिबिंबित करते हैं। और आगे जो महागठबंधन ने जो घोषणाएं की है, हम जनसंघर्ष और जन आंदोलन के बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि हम उनसे लागू करवाने के लिए उनको प्रतिबद्ध करेंगे। और लागू तेजस्वी यादव, तमाम गठबंधन के तमाम लोग। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो गठबंधन में तेजस्वी की घोषणा की है। उन्हीं ने ये बात कही थी आप लोगों के लिए कि एक पार्टी, ये पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बोले सीपीआई तो एक जिला एक जात का पार्टी है। कभी बोल दिए होंगे, अभी साल भर बीता है, उन्होंने महसूस किया। हाँ। आज की तारीख में तो उन्होंने महसूस किया ना कि वो सीपीआई नहीं है या एक जाति एक पार्टी नहीं है, तब ना हमको गठबंधन मिली। आप सीटें बहुत ज्यादा मांग रहे थे, उतनी सीटें क्यों नहीं मिली आप लोगों को? देखिए, ये भी सच्चाई है कि जब गठबंधन होते हैं तो उस गठबंधन में कई परिस्थितियों को देखा जाता है। हम लोगों ने ये महसूस किया, फील किया कि सीटों का तो बंटवारा उसी में होना है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। ये हकीकत भी है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस उसके बाद सेकेंड स्तर की पार्टी है। लेफ्ट पार्टी के कई कारणों से देश में छिजन हुआ है, हमारा छितराव है और हम आज की तारीख में शून्य पर चले गए हैं। चाहे उसके राजनीतिक कारण की विश्लेषण करने की आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत है। हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा सीटों को प्रधान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एम हमारा है संवैधानिक मर्यादाओं को कायम रखना। और वो कायम हम तभी रख सकते हैं जब ये तमाम तरह के लोगों को एक मंच पर ला दें, फिर लड़ाई होगी। लेफ्ट पार्टी बैठेगी थोड़े। आप कह रहे हैं संविधान की रक्षा, लेकिन हकीकत तो ये है कि दिल्ली से लेके पटना तक कई मीडिएटर्स को बैठना पड़ा लेफ्ट पार्टियों और आरजेडी की आला कमान के बीच, तब जाके सीटें कौन सी हों और कितनी हों ये फार्मूला निकल आया, तमाम गतिरोध के बावजूद। किसी ने आपको कहा गलत? कोई गतिरोध नहीं था, कोई गतिरोध नहीं था। पहला दिन हम लोगों ने कहा कि हम बिहार में
पहला दिन वार्ता की प्रथम दिन हमने कहा कि बिहार के 243 सीट पर लेफ्ट पार्टी लड़ रही है, सीटों का कोई समस्या नहीं है, सीट कितनी लड़ेंगे हमारे सामने सवाल नहीं है। तब होता है कि ये आप लड़िए, इस पर आप नहीं लड़िए, इस पर नहीं लड़िए, कुछ सीटों का चलता है, वो चला 2-4 राउंड में, फिर आखिर में भी वही हुआ। अब ये गोटी बैठाना, कुछ लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं, हम लोगों को अनुमान का सवाल नहीं। हम लोगों ने और वो लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि वो उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ ये सब बात हो रही थी। कौन मौजूद थे? मौजूद तो वार्ता कमेटी में अवधेश कुमार हैं जी, 4 आदमी थे, उसमें एक अवधेश भी हैं, दूसरे लोग तो थे नहीं। और वार्ता कमेटी का कोई वार्ता ऐसा बाहर दूसरे लोग उसमें बैठ करके सुनने वाले तो थे नहीं, इसलिए वो लोग कहने के लिए कहते हैं, बाहर से कहते हैं। अच्छा। जिनको कुछ नहीं मिला वो कह रहे हैं। आप मुकेश जी को कह देते, तेजस्वी जी, कि आपको उप मुख्यमंत्री कबूल कर लिए, तो काहे कहते? सीट तो 11 को दे रहे थे, वो 11-12 पंडा भी दे रहे थे, 25 मांग रहे थे, 25 पंडा पर भी राजी थे, सिर्फ वो कह रहे थे कि हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। तो तेजस्वी अकेले थोड़े घोषित करते, पूरा जो गठबंधन का स्वरूप बना था उसमें सीपीआई भी मानती तब ना, इसलिए यह आसान नहीं था। और क्यों कर लें, अगर मान लेते हैं, उनको मान भी लेते तो कल की तारीख में वो रहते कि कहीं दूसरा उप मुख्यमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देता तो घसक जाते। ये कौन कहता है? जो कुर्सी के लिए तालमेल करेगा वो तालमेल अस्थाई नहीं हो सकता। आपका और आरजेडी का तालमेल स्थायी? आरजेडी और सीपीआई ने इस बात को और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से समझा कि हमारा मिनिमम प्रोग्राम में एक प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने से बचाना, देश में संवैधानिक मर्यादाओं को कायम रखना, और इसके साथ विकास जो आज गौन पर गया है और सिर्फ लीचिंग करके और कुछ अफवाह फैला करके, कुछ भावनाओं को उभार करके वोटों को लेके किसी तरह से कुर्सी हासिल करने का, और जो संवैधानिक और अपनी इश्यूज को लेके लड़ता है उसकी जुबान को बंद करने की जो रणनीति चल रही है, इसको डिफीट देना प्रथम काम। उसके बाद सेकेंड काम विकास के मुद्दे को आगे लाना, ताकि एक नया माहौल बन सके। आपकी पार्टी के एक नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, वो दिखे नहीं कहीं पहले फेज़ के चुनाव प्रचार में। भेज नहीं रही पार्टी क्या उनको दूसरी जगह, या आरजेडी ने मना कर दिया भेजने से? देखिए, आरजेडी मना कर देगी तो आरजेडी जाने, तो उसका निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात हम लोगों से पहला दिन भी प्रेस वालों ने ये पूछा, पहले फेज़ में कहीं पे भी वो नहीं दिखे। नहीं लिया होगा कोई प्रोग्राम, हम नहीं कह सकते, हमको जानकारी में नहीं है, दूसरे जगह चूँकि अपने क्षेत्र से उलझे हुए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रेस ने पहला क्वेश्चन किया था जी कि क्या तालमेल अगर आपका होगा तो कन्हैया तेजस्वी एक मंच शेयर करेंगे? और इस पर लगता था उनको ये विश्वसनीय बुझा ही नहीं रहा था। अच्छा। और इसलिए इतना जोर मार रहे थे जिसका वर्णन नहीं। आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि वो तेजस्वी और कन्हैया एक मंच शेयर करेंगे अगर आवश्यकता महसूस जनता करे, उम्मीदवार करे। और बेगूसराय में हमारा प्रोग्राम होगा, एक मंच शेयर होगा। कब होगा ये प्रोग्राम? प्रोग्राम अभी डेटिंग नहीं बना है, चूँकि 26 के बाद फर्स्ट और दौर का चुनाव का दौर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बनेगा। दूसरे क्षेत्र में भी जनता अगर चाहे तो कन्हैया और तेजस्वी का प्रोग्राम ज्वाइंट ले सकता है, वो तो हम लोगों पर भी निर्भर न करता है। अब हमारी ही जनता या हम ही लोग खुद कहें, जनता नहीं चाह रही उनके लिए। कई लोग कहते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता हो गई, सब वो टीवी डिबेट में आए, इतना सब विवाद रहा सब, तो उससे सीपीआई का भी एक धड़ा असहज महसूस करता है कि हमारा एक काडर ये कुछ ज़्यादा ही कल्ट बनता जा रहा है। कल्ट तो नहीं कहिए, यह बात मानना पड़ेगा कि कन्हैया ब्रिलियंट है, कन्हैया अनुभवी है, कन्हैया अध्ययन करता है और नौजवानों का चहेता है। फिर भी आप प्रचार में नहीं भेज रहे हैं जिले के बाहर? हम भेज रहे हैं जिले के बाहर ने, हम बिहार के अंदर पूरा अभियान चलाया 1 महीना तक लगातार, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले तो हमको यही तो फर्स्ट फेज में पूछे कि लॉकडाउन के पहले तो वो हमारे जिलों में घूम रहे थे, तो आप चुनाव में क्यों नहीं दिख रहे हैं? चुनाव में इसलिए कि अब वहाँ का लोकल कैंडिडेट क्या मानसिकता लेकर के चलता है। हम जैसे कहें कि हमको पहले फेज में सीपीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है, पहले फेज में शायद नहीं है,
सीपीआई कैंडिडेट ने। आरजेडी का कैंडिडेट होगा या आरजेडी का कैंडिडेट का भी टाइम भी है, हो सकता है कि मांग दे कहीं। लोग मांगने पर भी निर्भर, कैंडिडेट मांगता है उसके हिसाब से प्रोग्राम उसी का हिसाब। आपने किसी का प्रोग्राम मांगा अपनी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में डिमांड है ये, हम लोगों ने सीपीएम के साथियों को कहा है, हम लोग कन्हैया से तो कन्हैया रहेगा ही, माले के साथियों को कहा, दीपंकर जी से बातचीत हुई है, कांग्रेस के हमने राहुल गांधी को डिमांड किया है, सोनिया जी को कहा है, तेजस्वी से मांग किया है। हम लोग तो सब सारा नेता ही चाहिए आपको? चाहिए। हम चूंकि गठबंधन का आप कह ना रहे हैं कि बिहार में अगर लेफ्ट का कोई स्वरूप दिखाई पड़ेगा तो बेगूसराय से ही और मधुबनी से ही दिखाई पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि हम सबसे ज्यादा सीटें भी आपको गठबंधन ने इसी जिले में दी है। इसी जिला में, और दिया ही नहीं, 7 में 4 दिया है, 7 हाँ 4 दिया। और सबसे आश्चर्य और खुशी की बात होगी आपको जानकारी कि सीटिंग सीट उसने दिया। हमारा 3 सीटिंग सीट दिया और वो बागी हो गए उनके सपूत। वो बागी हो गए, वो कांग्रेसी नहीं है। हाँ। बागी हो जाना एक बात है, लेकिन सीटिंग सीट आरजेडी ने 2 छोड़ा, कांग्रेस का 1 छोड़ा। 3 सीटिंग सीट ही हमको मिला सीपीआई को। 1 मटिहानी हमको जो सीपीएम के लड़ रहे हैं वो हमको सीटिंग नहीं है, बाकी 3 तो सीटिंग उसने दिया। और बागी हो जाना तो मान लेते हैं हमको, अब हमारे भी कुछ साथी सब सुन रहे हैं, हमको भी कोई कहता था कि जो नहीं छोड़ेगा तो लड़ जाइए, 10 में हम हैं, तो हम थोड़े लड़ते, हम विचारधारा से हैं, ये सवाल नहीं है। इसलिए कांग्रेस का विचारधारा से रहना एक बात है, और ऐसे निर्दलीय होकर के लड़ना वो सब नाकाफी, वो सब कोई महत्व नहीं रखता है। और वो 1000-2000 वोट का मायने क्या रखता है? ऐसा वोट तो कितना कैंडिडेट है, 17 कैंडिडेट है ना, तो आप मान के चलिए कि 35-40 हज़ार वोट ऐसे भी जाएगा, उसमें वो बागी कांग्रेसी भी आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, बाकी ये वोट पॉलिटिकली डिवीजन करेगा। चलिए, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स का जिक्र किया था, नेताजी ने अपने हिस्से के जवाब दिए। आपकी इन जवाबों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा।